नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 3 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का, जो कि दिसंबर 2024 के नाम से हुआ है यूजीसी नेट, उसको हम आज सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पूछा था उन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिन जो उनको ऑलमोस्ट याद थे। तो मैं अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और आपको लगता है कि जो ऑप्शन बताए गए हैं वो गलत हैं या आंसर सही है? ऑप्शन क्वेश्चन सही है पर मैंने एक्सप्लेनेशन गलत दिया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको याद हैं वो कमेंट्स में बताएं। और पहला पिन कमेंट ज़रूर देखें, इसमें कोई भी एडिटिंग होगी वो मैं पिन कमेंट में डालूंगा और भी क्वेश्चंस ऐड करूंगा जो कि पिन कमेंट में होंगे। ठीक है, अराउंड 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है आपको, पहला क्वेश्चन है, 6 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या प्रायिकता होगी कि अलग अलग फेस दिखें? तो 6 पासे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 6। तो एक पासे को उछालने की प्रायिकता अपन जैसे निकालते हैं, डिजायर्ड आउटपुट कितना अपने को चाहिए बटा टोटल, ये होता है प्रायिकता। तो टोटल टाइप के कितने तरीके हैं 6 पासों को उछालने के? एक पासे की कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं, और 6 पासों को उछालने के तरीके हो जाएंगे 6 की पावर 6। ठीक है, और डिजायर्ड क्या है अपने पास? डिजायर्ड ये है कि अलग अलग फेस दिखने चाहिए। सपोज 6 पास से हैं, पहले पे एक आ गया, दूसरे पे दो, तीसरे पे तीन, चौथे पे चार, पांचवे पांच, छठे पे छः। एक तो ये वे हो गया। अब ये भी वे हो सकता है ना, पहले पे 6 आ गया, फिर एक दो तीन चार पाँच, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना इस डिजायर्ड आउटकम को। तो कहने का ये मतलब है कि डिजायर्ड में क्या आएगा, ये 6 चीज़ें आएंगी, 6 ऐसी वैल्यू आएंगी यूनिक, और उनको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज जैसे अरेंज करने का आता है वहाँ होता है 6 फैक्टोरियल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करवाता चलूँगा। आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आता है लेमन्स मार्केट। सो लेमन्स मार्केट में दे रखा है, ये ऑप्शन थे 4 कि सब वस्तुओं का प्राइस, इसमें पूछ रखा है लेमन्स मार्केट की कौन सी कंडीशन नहीं है, नोट। तो इसमें पहला आ जाएगा प्राइस गोज डाउन ऑफ ऑल द गुड्स, कि सभी वस्तुओं का प्राइस कम ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये भी सही है। बेटर गुड्स, जो अच्छी वस्तुएं हैं वो मार्केट से बाहर कर दी जाती हैं, ये भी सही है। और इनमें से एडवर्स सिलेक्शन होता है, ये भी सही है। फिर यह है कि जो घटिया वस्तु हैं वो भी बाहर कर दी जाती है, तो ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नो पूछा था। फिर है नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या फीचर नहीं है? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसका फीचर है, और फैक्टर प्राइस एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन, ये मान के चलते हैं, ये भी इसका फीचर है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और नो प्राइस कंट्रोल, तो थोड़ा प्राइस कंट्रोल तो होता है। ठीक है, और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी शायद हम नहीं कंसिडर करते, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको ये एग्जैक्ट ऑप्शंस थे आपके पेपर में और आपने कुछ और किया है, मेरे हिसाब से इसमें डी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी जल्दी नेक्स्ट पे चलते हैं, सिटोवस्की क्राइटेरिया। तो सिटोवस्की का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डबल क्राइटेरिया इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टेट्स दैट एन इकोनॉमिक चेंज इज डिजायरेबल इफ। तो 4 ऑप्शन थे, ये था कि कैल्डर हिक्स टेस्ट जो है वो वो भी एक्सेप्ट हो और रिवर्सल टेस्ट भी एक्सेप्ट हो। दोनों एक्सेप्ट हो, कोई एक एक्सेप्ट हो, ऐसे ABCD करके था। तो कैल्डर हिक्स टेस्ट तो है कि गेनर्स कैन ओवर कंपनसेट द लूजर्स, कि लूजर्स को सपोज 10 का नुकसान हुआ है तो गेनर्स को उससे ज़्यादा का फायदा हुआ है, ताकि गेनर्स अगर कंपनसेट करना चाहें तो लूजर्स को कर सकते हैं, तब भी फायदेमंद में होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हो जाएगा कैल्डर हिक्स टेस्ट। और रिवर्सल टेस्ट ये है कि लूजर्स आर नॉट एबल टू ब्राइब द गेनर्स टू स्टे इन द ओल्ड पोजिशन, तो रिवर्सल नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन जैसे ऑप्शन दे रखे थे उसके हिसाब से होगा कि कैल्डर तो मीट करना चाहिए, कैल्डर हिक्स टेस्ट तो, और रिवर्सल टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सिटोस्की का डबल क्राइटेरिया यही है। तो वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें कैल्डर दिया हुआ है और रिवर्सल टेस्ट नहीं दिया हुआ है। कमेंट करके बताना इसमें कुछ अलग दिखे तो। इफ इंक्रीज ऑफ इनकम रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज ऑफ परसेंटेज टैक्स एंड टैक्स रेट इज, कि आय तो बढ़ रही है और जो कर है वो आय के साथ परसेंटेज उसका प्रतिशत कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम। अब आ रहा है नल हाइपोथेसिस ऑफ यूनिट रूट टेस्ट एज्यूम्स। तो यूनिट रूट टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो अपन एस नोट से लिखते हैं। तो नल हाइपोथेसिस ये होता है कि देयर इज यूनिट रूट। ठीक है, और उसका मतलब ये होता है नॉन स्टेशनरिटी ऑफ टाइम सीरीज, तो इसमें नॉन स्टेशनरिटी आएगा।
ठीक है, स्टेशनरी था, नॉन था, वीक था, स्ट्रॉन्ग था, तो नॉन स्टेशनरिटी एज्यूम करके चलता है, नल हाइपोथेसिस, फिर उसको रिजेक्ट करना होता है। फिर इनकरेक्ट मैच करना था, बहुत सारी योजनाएं दी हुई थी, उसमें नरेगा भी दी हुई थी और आवास, पीएम आवास योजना दी हुई थी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इनकरेक्ट मैच करना था, तो पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आई थिंक ये वाली थी, फूड सिक्योरिटी के नहीं है ये, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन मार्शल इन यूटिलिटी एनालिसिस। सो ये क्वेश्चन था कि मार्शल की यूटिलिटी उपयोगिता जो एनालिसिस है उसमें कंज्यूमर सरप्लस का क्या कारण है, तो उसका कारण है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर सैम्पलिंग का मैचिंग मैचिंग आ रखा था, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, एक रैंडम सैम्पलिंग को लिखा था कि वो प्रोबेबिलिटी की है, सीक्वेंस को नॉन प्रोबेबिलिटी लिखा था उससे मैच होगा, लेकिन सब में कन्फ्यूजिंग था। अगर आपको स्ट्रेटिफाइड का पता है, स्ट्रेटम, हर एक स्ट्रेटम या हर एक स्ट्रेटा का सैम्पलिंग होता है, तो वो केवल एक ही ऑप्शन था, उससे डायरेक्ट मैच हो रहा था। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये होता है, अगर आप 10 लोग उठा रहे हो, एक पॉपुलेशन है जिसमें 30% अंग्रेज और 70% इंडियन है, तो डायरेक्ट अगर उठाओगे तो 10 इंडियन भी आ सकते हैं, लेकिन रैंडम उठाने, लेकिन अगर आप इस परसेंटेज के हिसाब से उठाओ, तीन तीन लोग तो आप उठाओ अंग्रेजों से और 7 उठाओ इंडियन से, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि आपका जो सैंपल है उसमें जो प्रपोर्शन है, जो परसेंटेज है ना इनका इंडियन और अंग्रेजों का, वो पॉपुलेशन का परसेंटेज जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ भी 3 और 7 ही होने चाहिए, 3 और 7 ही होने चाहिए, तो इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। तो जैसे ही आपको उसका पता होता तो डायरेक्ट मैच हो जाता। लाइफ टेबल की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें 8 कॉलम होते हैं, सही है, बड़ी लाइफ टेबल, कंप्लीट लाइफ टेबल में 8 कॉलम्स होते हैं। और भी दो ऑप्शन और थे जो आई थिंक बड़े थे थोड़े, और तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहे। यू कैन डेराइव द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, ये भी सही था, तो इसमें कोई सा एक सी या डी में से ऑप्शन होगा। कहने का मतलब यही है कि लाइफ टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक से कम 5-6 क्वेश्चन आए हैं और वो डायरेक्ट आए हैं, तो डेमोग्राफिक को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। फिर आ रहा है सीपी ब्लेकर्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें दे रखा था ये 5 स्टेज होती हैं सीपी ब्लेकर की, उसमें से कोई 4 स्टेज दे रखी थी और उनका क्रम पूछ रखा था। तो जो हाई स्टेशनरिटी होती है उसमें है, सबसे स्टार्टिंग हाई स्टेशनरी से होती है, तो उसमें है हाई फर्टिलिटी रेट रहती है और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होती हैं। फिर अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, जन्म दर तो हाई रहती है, मृत्यु दर थोड़ी थोड़ी हाई तो रहती है पर कम होती जाती है। और फिर लेट एक्सपेंडिंग में ये है कि फर्टिलिटी, जन्म दर भी कम होती जाती है और मृत्यु दर भी। फिर लो स्टेशनरी में बहुत कम मृत्यु दर हो जाती है और इक्वली लो जन्म दर और इक्वली लो मृत्यु दर हो जाता है, डिमिनिशिंग में लास्ट है स्टेज। तो इनमें से कोई भी 4 दे रखे थे और उनका क्रम पूछ रखा था। तो अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ का पता है कि कैसे कैसे बढ़ती है, सबसे पहले गरीब देश होते हैं तो पैदा भी ज़्यादा करते हैं और मरते भी ज़्यादा हैं, और परिवार नियोजन का उनको कोई पता नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें दे रखा था, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया था, ए एल अल्फा के बीटा। इसमें दे रखा था कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 होती है, नहीं, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इसकी अल्फा प्लस बीटा होती है, तो 1 नहीं होती। सी आर एस तब होगा जब ये 1 के बराबर होगा, तो ये भी नहीं। एम पी एफ एफ पी एफ ये भी नहीं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग आएगा। तो आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर इज अल्फा, तो ये अल्फा तो है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, और बीटा है कैपिटल के रिस्पेक्ट में, तो इसमें डी ऑप्शन होता। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको लगता है कि कुछ और ऑप्शन थे या कुछ और भी आप कहना चाहते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉपडोगलस और सी एस का दोनों के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ गए। तो सी एस में ये दे रखा था, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दे रखा था और इसमें सिग्मा पूछ रखा था। तो रो दे रखा होता है सिग्मा, तो 1 - 1/1 - रो होता है। ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट खर्चा करी है वो 100 रुपये से बढ़ जाए और टैक्स रेवेन्यू भी 100 से बढ़ जाए और एमपीसी मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम 0.5 है, तो इकोनॉमिक आउटपुट कैसे ग्रो होगा। सो अपन मल्टीप्लाई निकालते हैं, 1/1 - c, 1/1 - 0.5, आधा बचेगा, 2 होगा। तो एक्सपेंडिचर से इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 100 × 2, 200, 200 आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन टैक्स रेवेन्यू का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कम, लेकिन इससे कम पड़ता है। इससे कम कैसे पड़ेगा, बराबर हुआ ना, तो इससे कम पड़ता है। तो टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है अपने पास वो होता है C/1 - c या C/s। तो C/s निकालेंगे
0.5 और 1 माइनस 0.5 भी 0.5 ही होगा, 0.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 200 माइनस 1 गुणा 100, 200 माइनस 100 तो 100 आएगा इसका। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से 200 आउटपुट बढ़ा, इन तो टैक्स रेवेन्यू हमने बढ़ा लिया, तो लोगों का पैसा वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, टैक्स रेवेन्यू बढ़ के, तो उससे कम हो जाएगा। तो एक तो नॉर्मल मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एक होगा टैक्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई। तो 200 माइनस 100 आएगा। आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हो। फिर आया जीडीपी का कैलकुलेशन, जो डायरेक्ट होता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा, गवर्नमेंट दे रखा, टोटल एक्सपोर्ट दे रखे, इंपोर्ट दे रखे, तो ऐसे होती है। इजी क्वेश्चन। फिर ये बैंक्स हैं, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और आईआरबीआई, तो इनकी डेट्स के अनुसार मैचिंग था। इजी क्वेश्चन था, रट के रखें इनको। और फिर लाइफ साइकिल एनालिसिस, कैश बैलेंस, डब्ल्यू इकोनॉमिक, जो फ्रांक किसने, ये तो मैंने मैचिंग वाले लिख दिए हैं, पर इनको मैच करना था। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, कार्ल मार्क्स का, इसको भी मैच करना था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लिंडाल क्लब थ्योरी पे, होटलिंग प्रिंसिपल, तो इनका पब्लिक गुड का प्रोडक्शन प्राइसिंग इससे रिलेटेड था। ये एग्जैक्ट मिले नहीं हमको, तो इसका कुछ मैचिंग था। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं कि क्या था ये मैचिंग का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यू क्लासिकल मैक्रो व्यू, इफ़ देयर इज़ नो सप्लाई शॉक देन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। तो अगर कोई सप्लाई शॉक होगा भी नहीं, फिर भी एक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो हमेशा रहेगा, वो कौन सा है कि हमको काम करना ही नहीं है, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, तो वो है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट और ग्रोस फर्टिलिटी रेट, तो इनका डेफिनेशन दिया हुआ था और उनसे मैचिंग का था। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या था वो हमको मिला नहीं है, लेकिन बर्थ रेट का मैचिंग का डेफिनेशन दिया हुआ था। तो ये डेमोग्राफिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, जीएफआर और टीएफआर तो बहुत बार पूछते हैं। फिर इकोनॉमिस्ट का क्रोनोलॉजी पूछ रखा था, ये देखो, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ और डेविड ह्यूमे, तो लोगों ने सीधा एडम स्मिथ को रखा होगा आगे, फिर डेविड रिकार्डो और फिर बाकी लोग, लेकिन नहीं, इस बार ये ह्यूमे है ना, ये एडम स्मिथ के भी दादा हैं, ये सबसे पहले। तो इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन था, पहले सी आएगा सबसे पुराना, फिर बी आएगा एडम स्मिथ और फिर रिकार्डो आएगा, फिर एक और कोई था इकोनॉमिस्ट, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था। फिर आते हैं पैसेज में, तो पैसेज इस बार थ्योरेटिकल पैसेज था, काफ़ी 10 बार 12 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो उसमें इससे रिलेटेड था, ह्यूमन कैपिटल और कैपेबिलिटी से रिलेटेड। तो एक तो दूसरी लाइन थी पैसेज की ब्रैकेट में, उसी से क्वेश्चन था डायरेक्ट कि इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ रिजल्ट्स इन कुछ पॉजिटिव आउटलुक, या कुछ तो था कि पर्सनैलिटी डेवलप होती है उससे, इससे रिलेटेड था। तो पैसेज के एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं रहे किसी को ऑब्वियसली। और फिर ह्यूमन कैपिटल एंड कैपेबिलिटी, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि कैपेबिलिटी है वो सुपर सेट है ह्यूमन कैपिटल का, तो कैपेबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और उनमें से एक ह्यूमन कैपिटल है, तो ये सबसेट सुपर सेट की, फॉर्मर इज द सबसेट ऑफ लेटर या लेटर इज द फॉर सब सुपर सेट ऑफ फॉर्मर, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो कैपेबिलिटी बड़ी है और ह्यूमन कैपिटल उसके अंडर कहीं आता है। और भी 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे जो कि हम पैसेज को ध्यान से 5-6 बार पढ़ पढ़ के निकाल सकते हैं। तो इजी बोल सकते हैं, अगर किसी को कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता और उसके पास काफ़ी टाइम है तो उस पैसेज को पढ़ते जाओ। फिर आ गया मैट्रिक्स का, काफ़ी सही क्वेश्चन आया मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स ए दे रखी थी 2 0 4 1 3 1, ठीक है, और बी दे रखी थी 4 5 0। आपको पता है मैट्रिक्स का गुणा जो होता है ए इंटू बी, वो कैसे होता है, 2 0 4 1 3 1 4 5 0, मतलब ये तीन को इन तीन से गुणा करना, तो तीन तो इधर है ही नहीं, तो पहले ऑप्शन में ये दे रखा था ए बी इज नॉट डिफाइंड, तो ये सही है, नॉट डिफाइंड है। और बी ए अगर डिफाइंड, बी ए डिफाइंड है क्या, अगर मैं बी पहले लिख दूं, है ना, बी अगर मैं पहले लिख दूं 4 5 0 2 0 4 1 3 1 ऐसे इंटू ऐसे, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ तो 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 हैं, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। और क्या है, ए बी ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज जो है, अगर बी यहाँ पे ऐसा होता 4 5 0, तो डिफाइंड है ना। इन तीन को इन तीन से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 आ गया, 5 गुना 0 5 आ गया, 4 गुना 0 4, तो इसका 8 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 और 5 थी 15, 8 19, तो ये भी सही हो गया। और बी ए ट्रांसपोज भी शायद 8 19 आता, तो इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके
और मल्टीपल करेक्ट था कि ABCDE 4 स्टेटमेंट में क्या क्या दे रखा है, तो उसको आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट मॉडल का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन करते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है वो। इसमें उसमें हमको दे रखा था ए, मैट्रिक्स दे रखी है, छोटा कर लेते हैं इसको, 0.25, 0.4 माइनस 0.1, 0.1, और डिमांड दे रखी थी 10, 210। ठीक है, इसमें हमको x निकालना है, आउटपुट कितना होगा, तो I माइनस ए इनवर्स और D ये करेंगे, ये मैट्रिक्स निकालेंगे, पहले I माइनस ए करेंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे और D से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स है इतनी बड़ी। ठीक है, 0.25 है, 0.4 माइनस 0.1, 0.1, देखना ये माइनस है क्या यहाँ पे, इसमें थोड़ा डाउट है, और 10, 210। तो इनका पहले तो I माइनस ए ये निकालेंगे ना, इनवर्स, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका 0.715। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसका देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आने चाहिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था। तो जब हम फाइनल एक्स इससे निकालेंगे तो ये इसकी आएगा 0.715, ये डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी I माइनस ए की, और फिर ये डिमांड आएगी 10, 210 की, और फाइनल जब मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो इसका आंसर आई थिंक आएगा 130 और 218.88। तो कमेंट करके बताना यही क्वेश्चन था क्या एग्जैक्ट, और इस टाइप के ऑप्शन थे क्या। इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल चौधरी इकोनॉमिक्स, लिंक दिया होगा पिंड कमेंट में, या आप सर्च कर लेना चौधरी, CHAU, जो नाम है चैनल का वही है, इकोनॉमिक्स नाम से। पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं डिटेल सॉल्यूशन इसका डाल दूंगा, देख लेना। पर इसके इस स्टाइल से होगा, ये ए दिया हुआ था, डिमांड दी हुई थी, और आउटपुट निकालना था, तो I माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स का है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा है। फिर पैराग्राफ था लास्ट में, पैराग्राफ रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। सो इस टाइप की थी मैट्रिक्स, कहाँ गई। फर्म 1 है ये, और ये फर्म 2 है, और यहाँ पे है नोट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, नोट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, 200, 200, 250, 100, 100, 250 और 225, 225। तो इसमें अगर आप नेस इक्विलिब्रियम निकालोगे ना तो ये निकलेगा, दोनों इन्वेस्टमेंट ना करें। तो एक क्वेश्चन तो यही था कि क्या ये नेस इक्विलिब्रियम है, ये नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था कि एक इन्वेस्टमेंट करेगा तो दूसरे का खर्चा कम होगा कि बढ़ेगा, तो इसमें ऐसे था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे है। और एक क्वेश्चन था कि इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि ढंग से, है ना, फर्म जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही ले। तो वो है कि गवर्नमेंट अगर लेबर में इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट अगर रूल बना देना कि इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है, या इतना सेफ्टी स्टैंडर्ड रखना ही है, तभी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है ये वाले पे ऑफ में, यानी दोनों इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड प्रिजनर्स डिलेमा पे। और एक ये था कि अगर एक इन्वेस्ट करती है तो उसका लेबर कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा। तो अगर जो इन्वेस्ट कर रही है ना, इसमें ये हो रहा है जो इन्वेस्ट कर रही है ना वही डिसएडवांटेज में जा रही है। तो अगर पहली ने इन्वेस्ट किया तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, और दोनों इन्वेस्ट करेंगी नहीं। नेस इक्विलिब्रियम तो ये आ रहा है, दोनों इन्वेस्ट करेंगी नहीं, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लगा के करवाना चाहिए। तो ये अपना पैराग्राफ का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन आया कि आई थिंक जहाँ तक मिला है, MR दिया हुआ था 15 और प्राइस इक्विलिब्रियम का दिया हुआ था 40। तो अपने को ED ज्ञात करनी थी। तो आपने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, MR अपॉन AR 1 माइनस 1 अपॉन ED। तो प्राइस जो होता है वो AR होता है ना, 40। तो ये दे रखा है 15/40 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ED। तो अगर ED को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 40/25। इस ED को पहले उधर ले जाएंगे, फिर इनको इधर लाएंगे, फिर 40 लघुत्तम आएगा, 40 माइनस 15, 25 आ जाएगा, फिर उसको उल्टा करेंगे। कैलकुलेशन देख लेना, 40/25 आएगा। तो ED की वैल्यू आ जाएगी 1.6।
देखना यही था क्या, मतलब MR 15 और PE जो प्राइस है इक्विलिब्रियम वो 40, तो कैलकुलेशन इस हिसाब से होगी। क्वेश्चन बस ये इतना ही था। 15-40 की जगह हो सकता है यहाँ पे 30 हो क्वेश्चन में, एक बार कंफर्म कर देना ये। तो इसका जो ED है वो 1.6 निकल के आएगा। फिर पेपर 1 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है पेपर 1 के, ये एक सीक्वेंस आ रखी थी। ये क्या था, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर आता है यहाँ पे। 6 और 7 का क्यूब दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो ये क्वेश्चन भी सही था, इजी था। अब ये क्वेश्चन देख के डर जाओगे, पेपर 1 का था। पेपर 1 का मैं दिखा देता हूँ। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप खोलोगे ना स्क्वायर, ये a क्यूब दे रखा है, ये b क्यूब दे रखा है, तो इसमें आता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर, ये आता है। और इसके नीचे क्या दे रखा है, इसको खोलोगे तो ये आता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे दे रखा है, यही दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, a माइनस बी। और a माइनस बी क्या होगा, 0.96 में से 0.1 हटा दिया तो कितना बचा, 0.86। तो इजी क्वेश्चन था देखने में। और फिर ये दे रखा था z की वैल्यू। आपको पता है z डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे होगा -1, -2, +1, +2, माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। एक ऑप्शन दे रखा था माइनस इन्फानाइट से 2 तक। तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा, जो एरिया जो वैल्यू एरिया सबसे ज़्यादा कवर करेगी ना, इनकी क्रोनोलॉजी लगानी थी कि क्रम लगाना था कि कौन सा ज़्यादा एरिया है सबसे ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी इधर इनके सामने प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 0.84, 0.8, 0.5 ऐसे करके प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके अंदर का एरिया, तो पूरा एरिया तो 1 के बराबर है, 100%। तो एक था माइनस इन्फिनाइट से 2, फिर एक था -2 से 1, एक था 0 से प्लस इन्फिनाइट। तो ऐसे क्रम था। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 2, फिर 0 से प्लस इन्फिनाइट, फिर -2 से 1, और फिर एक शायद -1 से 0 या ऐसे भी था। तो वो एरिया के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। अराउंड मैंने इकोनॉमिक्स में अराउंड 35 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो मॉडरेट है, इजी क्वेश्चन थे काफ़ी, बहुत इजी क्वेश्चन भी थे, बीच के भी थे, लेंदी भी था पेपर, और पैसेज भी पढ़ना पड़ रहा था अच्छा खासा। तो इसकी कट ऑफ भी अगर अभी इतना कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहेगी, थोड़ी कम बोल सकते हैं हम, थोड़ी कम जाएगी, थोड़ी कम जा सकती है पिछले वाला। लेकिन अगर लोग बहुत कम एग्ज़ाम देने गए हैं तो फिर कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि अपना नेट का 6% का है ना, तो पहले कट ऑफ कह नहीं सकते। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताएं, और कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें।